नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं जो अगले हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक है, जिसके बारे में हम अपने देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है राम मनोहर लोहिया। तो इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। और अगर हम बात करें तो इनका देखिए नाम आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है राम मनोहर लोहिया, और डॉक्टर लोहिया भी इनको बोला जाता था। जन्म आप देख सकते हैं, जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था अकबरपुर, एक प्रकार से फैज़ाबाद के अंतर्गत हम देख सकते हैं। मृत्यु इनकी 12 अक्टूबर 1967 को हुई, नई दिल्ली में। ठीक है। इनके माता और पिता की अगर बात करें तो इनके पिताजी का नाम हीरालाल था और इनकी माता का नाम था चंदा देवी। भारतीय नागरिकता इनकी थी, हम जानते हैं भारत के थे ये। ठीक है, भारतीय राजनीतिक। और प्रसिद्धि इनकी किस कारण हुई? एक तो राजनीतिज्ञ थे और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी जो पार्टी थी, पार्टी का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। शिक्षा की अगर बात करें तो स्नातक और पीएचडी अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और पीएचडी करने के पश्चात ही ये जो है वापस आए थे और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन इनके द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, यानी कि भारतीय जो भाषा है उनको महत्व दिए जाने का यहाँ पे इनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। विद्यालय की अगर बात करें तो विश्वेश्वरनाथ हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, मारवाड़ी विद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विद्यासागर महाविद्यालय हम्बोल्ट में। भाषा इनकी हिंदी, जर्मनी और अंग्रेजी। जर्मनी भी ये गए थे, इसलिए जर्मनी एक प्रकार से इनकी भाषा थी। इनको जो है काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा। जैसे देखिए 20 मई 1944 को गोवा मुक्ति आंदोलन के तहत इनको जेल की यात्रा भुगतना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका एक प्रकार से अहम रोल रहता है। इसके अलावा डॉक्टर लोहिया जो है, उनकी जो चिंतन धारा कभी देश काल की सीमा की बंदी नहीं रही है। विश्व की रचना और विकास के बारे में उनकी अनोखी व अद्वितीय दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने सदा विश्व नागरिकता का सपना देखा। तो इस प्रकार से इनके बारे में थोड़ा हमने इंट्रो देखें। तो देखिए जो राम मनोहर लोहिया थे, उनकी अगर मैं बात करूं यहाँ, तो वो एक प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता थे। तो इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानने वाले हैं। तो देखिए जैसे मैंने बात किया जन्म की, तो जन्म आपको पता है जन्म कब हुआ? 1910 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम हीरालाल, और माता जी की अगर बात करें तो माता जी का नाम था चंदा देवी। ठीक है, तो ये हमने देख चुके हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फैज़ाबाद में हुआ था। ये भी यहाँ पे हमको पता चल गया। ठीक है। वर्तमान अगर बात करें तो अम्बेडकर नगर जनपद हम बोल सकते हैं वर्तमान में। अब जो पिताजी थे, इनके पिताजी की अगर बात करें तो जो पेशा उनका प्रोफेशन था वो कैसे थे? वो अध्यापक थे, यानी कि टीचिंग का काम, एक प्रकार से अध्यापक का पद वो मतलब पद पर काम करते थे। और गांधी जी के अनुयायी थे, यानी गांधी जी को अपना एक प्रकार से जो है रोल मॉडल वो मानते थे, उनके अनुयायी थे। और जब भी गांधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहर लोहिया को भी अपने साथ ले जाया करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ? गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर काफ़ी गहरा असर हुआ। किसके ऊपर? राम मनोहर लोहिया के ऊपर। लोहिया जी अपने पिताजी के साथ सबसे पहले 1918 की बात करें तो यहाँ पे एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद मतलब गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें पहली बार वो कहाँ लेके गए थे? राम मनोहर लोहिया को इस अधिवेशन में लेके गए थे साथ में। ठीक है, पहली बार ये शामिल हुए कांग्रेस अधिवेशन में। कौन? राम मनोहर लोहिया। इसके अलावा इनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो फैज़ाबाद की टंडन पाठशाला में हुई। और इसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वो एक प्रकार से हेतु हाई स्कूल की पढ़ाई हेतु विश्वेश्वर नाथ में दाखिला ले लिया। इसके बाद वो बम्बई के मारवाड़ी स्कूल में, जैसे हमने अभी शुरू में देखें, गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में स्कूल को त्याग दिया उन्होंने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा 1921 की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1921 में और 1924 इसमें आंदोलन की बात करते हैं। परंतु उनकी शिक्षा की हम देख लेते हैं। शिक्षा देख सकते हैं, देखिए 1927 में इन्होंने एक प्रकार से इंटर की परीक्षा पास की। ठीक है, और आगे की पढ़ाई हेतु कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया। आप साइमन कमीशन आपको पता है 1927 में आया था, जिसमें लाठीचार्ज करने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाना था, उस समय इन्होंने छात्रों के साथ आंदोलन किया। साथ में 1930 की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बीए जो ग्रेजुएशन है उसकी परीक्षा पास की। ठीक है, द्वितीय श्रेणी से। इसके अलावा हम बात करते हैं 1921 की, तो 1921 में एक आंदोलन होता है जिसमें हम बात करें तो फैज़ाबाद किसान आंदोलन। फैज़ाबाद किसान आंदोलन। ठीक है, इसमें इसके दौरान अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात होती है। किसकी? राम मनोहर लोहिया जी की जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात होती है। साथ में 1924 की बात करें तो 1924 में
जो प्रतिनिधि कांग्रेस होती, प्रतिनिधि मतलब एक प्रकार से जो कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गया अधिवेशन में इन्होंने एक प्रकार से भाग लिया या शामिल हुए। इसके अलावा 1925 में मैट्रिक की परीक्षा दी आगे जाकर, और 2 वर्ष की पढ़ाई जो है बनारस के काशी विश्वविद्यालय से भी की थी इन्होंने। फिर 1930 की बात करें तो 1930 में ये जो है जुलाई में 1930 में ही लोहिया जी जो थे अग्रवाल समाज के कोच से पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। 1930 में कहाँ चले गए वो? इंग्लैंड चले गए और वहाँ से बर्लिन गए। ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार इन्होंने जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर वर्नर जैम्बार्ट को अपना प्राध्यापक चुना और 3 महीने तक यहाँ से क्या सीखी? जर्मन भाषा या जर्मनी की जो भाषा थी वो सीखी। 12 मार्च 1930 को एक प्रकार से जो गांधी जी थे, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से अगर देखें तो जब कानून तोड़ा गया तब पुलिस अत्याचार से पीड़ित होकर पिताजी जो थे हीरालाल जी, उन्होंने लोहिया को विस्तृत पत्र लिखा, मतलब पत्र लिखकर बोला कि जो लोहिया जी को मतलब एक प्रकार से आमंत्रण दिया। और साथ में 1932 की अगर बात करें तो 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना एक प्रकार से जो शोध है या रिसर्च है, मतलब शोध प्रबंध पूरा कर बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि यानी कि पीएचडी की जो उपाधि है वो प्राप्त की। उसके अलावा अगर देखें तो पीएचडी की उपाधि या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1933 में ये कहाँ पहुँचे? भारत पहुँचे। ठीक है। इन्होंने रामेश्वर दास बिरला से मुलाकात की। इसके अलावा अगर देखें उन्हें एक प्रकार से नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन 2 हफ्ते साथ रहने के बाद लोहिया जी ने निजी सचिव बनने से इनकार कर दिया। तब इनके पिता के जो मित्र थे सेठ जमनालाल बजाज लोहिया को गांधी जी के पास ले गए और उन्हें कहा, मतलब उनसे कहा कि लड़का राजनीति करना चाहता है। मतलब जो जमनालाल बजाज थे उन्होंने कहा गांधी जी के पास ले जाकर लोहिया जी को कि लड़का राजनीति करना चाहता है। ठीक है। और लोहिया जो थे एक प्रकार से समाजवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। साथ में 1934 में हमको देखने को मिलता है समाजवादी कांग्रेस पार्टी की जो है इन्होंने नींव डाली। ठीक है। तो आपको याद रखना है समाजवादी कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की इन्होंने नींव डाली लोहिया जी ने। आगे चलकर अगर देखें तो 1942 में हमको देखने को मिलता है, 1942 में एक आंदोलन देखने को मिलता है जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और वे भूमिगत होकर आंदोलन की गति को प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ बुलेटिन होते हैं, पुस्तिकाएं होती है, विविध प्रकार के जो एक प्रकार से सामग्री या प्रचार सामग्री, बहुत सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इनके अलावा बहुत सारे मतलब जो कांग्रेस का रेडियो होता है उसका संचालन भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। और इसी समय अगर देखें तो 1946 में गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए इनके द्वारा एक प्रकार से एक आंदोलन का सूत्रपात किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सांप्रदायिकता बढ़ने लगी, तो शांति सद्भाव और व्यवस्था कायम करने में डॉक्टर लोहिया जी ने गांधी जी को सहयोग दिया, गांधी जी की काफ़ी हेल्प की इन्होंने। साथ में अगर देखें तो 1956 में हमको देखने को मिलता है, 1956 में डॉक्टर लोहिया व अम्बेडकर में काफ़ी निकटता बढ़ने लगती है। ठीक है। और 6 दिसंबर 1956 को ही अम्बेडकर का निधन हो जाता है। ठीक है, अम्बेडकर का निधन हो जाता है, हमने पढ़े हैं अम्बेडकर जी के बारे में। तो 1956 में इनका निधन हो जाता है और उनका राजनीतिक सफ़र जो है एक प्रकार से अधूरा रह गया लोहिया जी का। अब इसके बाद लोहिया जी जो थे, डॉक्टर लोहिया ने एक प्रकार से समाजवादी पार्टी का गठन किया, जो हमने मतलब देखे हैं समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। और उन्होंने लोगों को सचेत किया, जागृत किया कि देश की हालत सुधारने में कांग्रेस नाकाम रही है। कांग्रेस शासन नए समाज के निर्माण में सबसे बड़ा बाधक यहाँ पर माना जाता है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। उसका सत्ता में बना रहकर हितकर नहीं है और इसलिए डॉक्टर लोहिया ने कांग्रेस हटाओ का नारा दिया। ठीक है, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया, जिसके प्रयासों की अगर बात करें तो 1967 में हमको आम चुनाव में 9 राज्यों में एक प्रकार से कांग्रेस की जो है सरकारें गठित होती है, परंतु केंद्र में अभी भी एक प्रकार से देखने को मिलता हमको जो है कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे देखिए अन्य मतलब एक प्रकार से यहाँ गैर कांग्रेस, मैंने यहाँ 9 राज्य बोला, कांग्रेस की नहीं, गैर कांग्रेस जो सरकार है वो यहाँ गठित होती है और केंद्र में अभी भी जो है कांग्रेस की सरकार यहाँ पे देखने को मिलती है। अब फाइनली अगर देखें तो 1967 में ही इनका जो है निधन हो जाता है, राम मनोहर लोहिया जी का, 12 अक्टूबर 1967 को। इसके अलावा अगला जो हमको देखने को मिलता है 1977 में भी आपको एक चुनाव देखने को मिलता है, जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो फाइनली केंद्र में देखने को मिलती है, जो कि राम मनोहर लोहिया जी का प्रयास देखने को मिलता है। मतलब एक प्रकार से उन्होंने बीज बो दिया था, बाद में ये इसका आउटपुट देखने को मिलता है। कुछ विचार इनके देख लेते हैं राम मनोहर लोहिया जी के। तो राम मनोहर लोहिया जी के जो विचार है वो हमको देखने को मिलते हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो और अन्य क्षेत्रों में भी हम नीचे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो राम मनोहर लोहिया जी एक प्रकार से राष्ट्रवादी विचारक थे और
हम अगर देखें तो वे एक प्रकार से राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते थे, मतलब राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर मानते थे और किसी भी अन्य चीज़ को उसके नीचे मानते थे। उनका मानना था कि राष्ट्र के कल्याण में व्यक्ति को आवश्यक रूप से अपने जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति करना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आपको 11 कर्तव्य मिले हैं तो उनकी पूर्ति करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए निकल कर सामने आना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बात की कि जो व्यक्ति है उसको आवश्यक रूप से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर देखें तो फंडामेंटल राइट जो मिले हैं वो मिले जरूर है, परंतु फंडामेंटल राइट कब कहेंगे उनको, जब तक कि हम दूसरों का अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। मतलब दूसरे के अधिकारों का हनन करे बगैर हमारे फंडामेंटल राइट का अगर उपयोग कर रहे हैं तो सही में फंडामेंटल राइट है, नहीं तो हम उसका जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो अधिकार, एक प्रकार से जो अधिकार है व्यक्ति के तभी सुरक्षित रहेंगे जब तक सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते रहेंगे। तो इनके द्वारा बोला गया था कि कर्तव्य की पूर्ति करेंगे व्यक्ति तो सिंपल सी बात है सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और वे राजनीति में शुद्ध आचरण व नैतिकता के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था कि बिना नैतिकता के राजनीति समाज को सही दिशा प्रदान नहीं की जा सकती, ऐसा उनका मानना था। वे एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के कार्यों की जो है सार्वजनिक निंदा की, और इसके साथ ही वे जो राजनीति के अपराधीकरण के प्रबल विरोधी भी थे। ठीक है, राजनीति में जो अपराधीकरण होता है उसके भी काफ़ी प्रबल विरोधी थे राम मनोहर लोहिया जी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे लोहिया जी का जो समाजवाद था उसमें देखें हम तो बहुत सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। उसके पहले हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जो लोहिया जी थे वो ना तो मार्क्सवादी थे और ना ही गांधीवादी थे। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। उन्होंने मार्क्सवाद व गांधीवाद को मूल रूप से समझा, वह दोनों को अधूरा पाया। अब दोनों को अधूरा पाया तो सिंपल सी बात है, कुछ नया उन्होंने निकाल कर बताया, यानी कि दोनों ने इतिहास की गति को एक प्रकार से छोड़ दिया, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। और दोनों का महत्व युगीन मात्र हो सकता है, ऐसा यहाँ हमको देखने को मिलता है। लोहिया जी की दृष्टि से मार्क्स जो है पश्चिम के, मतलब पश्चिम की विचारधारा, और गांधी जो है पूर्व की विचारधारा का प्रतीक माना जाता है। उनका मानना था कि गांधी जी एवं मार्क्स से जो है बहुमूल्य बातें सीखनी है, किंतु दोनों को मानना निरर्थक माना जाएगा। ठीक है, वे दोनों विचारधाराओं की मूल बातों को लेकर, मतलब एक प्रकार से निचोड़ हम बोल सकते हैं। तो मार्क्स जो थे और दूसरे गांधी, दोनों की विचारधाराओं के समर्थक थे, परंतु दोनों का निचोड़ वो निकालना चाहते थे। ठीक है, समन्वय बनाकर वो चलना चाहते थे। लोहिया जी के विचारों को एक प्रकार से हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें लोहिया जी का समाजवाद, तो समाजवाद की अगर बात करें यहाँ तो लोहिया जी जो थे, हालांकि यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए गांधी जी व गांधीवाद व मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित थे, किंतु उनका मानना था कि समाजवाद को देश की परिस्थितियों के अनुसार बदल लेना चाहिए। ठीक है, देश की परिस्थितियों के अनुसार बदल लेना चाहिए। किसको, मतलब जो समाजवाद है, मतलब समाजवाद को देश की परिस्थितियों के अनुसार बदल लेना चाहिए। और वे एक नवीन समाजवाद का समर्थन करते थे, जिसमें मानवतावाद के दृष्टिकोण से एक प्रकार से अगर देखें तो पूर्व पश्चिम, गोरे काले, अमीर गरीब, नर नारी आदि के मध्य जो विषमता है या असमानता है उसको मिटाना चाहते थे। और उसी के अंतर्गत हम देखें तो उन्होंने एक प्रकार से नवीन समाजवाद के 7 क्रांतियों का जो है आधार माना, यानी 7 क्रांतियों के आधार पर जो है नवीन समाजवाद की व्याख्या यहाँ पे की है। तो जो 7 यहाँ पे व्याख्या की गई है उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखिए नर नारी समाजवाद, ठीक है, नर नारी समाजवाद यहाँ देखने को मिलता है। नर नारी समानता की बात कही वहाँ, मतलब स्त्री और पुरुष में समानता, यहाँ पे पहली क्रांति देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो चमड़ी का रंग, यानी कि रंग भेद पर जो रची राजनीतिक, आर्थिक और दिमागी असमानता है उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई। नेक्स्ट जो है अगर बात करें तो संस्कारगत जन्मजात और जो जाति प्रथा है उसके खिलाफ, पिछड़ों को विशेष अवसर यहाँ दिए जाने की बात कही। साथ में विदेशी जो गुलामी है उसके खिलाफ, और साथ में स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए भी यहाँ उनके द्वारा क्रांति की बात कही गई। निजी जो पूंजी है उसकी जो विषमता है उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। आर्थिक असमानता के लिए तथा रोज जो योजना है उसके द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए भी काफ़ी यहाँ पे आवाज़ उठाई गई। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए भी इनके द्वारा यहाँ पर क्रांति का रूप दिया गया। अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए ये इनके द्वारा जो है क्रांति चलाई गई। तो ये 7 क्रांति जो है एक प्रकार से नवीन समाजवाद के लिए यहाँ देखने को मिलती है, जो कि लोहिया जी के अनुसार हम ये देख सकते हैं विषमता को मिटाने के लिए। और इन 7 क्रांतियों के संबंध में लोहिया जी ने कहा था कि ये 7 क्रांतियाँ संसार में एक साथ चल रही है, अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। ठीक है, और उनको बढ़ाना भी चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा सहयोग हो जाए कि आज का जो इंसान है सब अन्यायों के खिलाफ लड़ता जूझता और ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए
जिसमें आंतरिक शांति और भरा पूरा समाज यहाँ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये देखने को मिलता है। तो हमने देखे लोहिया जी का समाजवाद। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे लोकतंत्र के समर्थक। तो डॉक्टर लोहिया जो थे लोकतंत्र के समर्थक थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, न्याय व बंधुत्व जैसे जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो मिलने चाहिए, ताकि क्या होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। ये यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख सकते हैं विकेंद्रीकरण पर बल। तो डॉक्टर लोहिया जो थे आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। यहाँ पर अगर देखें तो गांधी जी से जो है साम्य रखते थे, ठीक है, और वे सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अगर देखें तो आर्थिक शक्ति का यहाँ विकेंद्रीकरण होगा और नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, इसके कारण। इसके अलावा विकेंद्रीकरण के माध्यम से वह जो है एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, जिससे सभी को आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट जो चीज़ हमको देखने को मिलती है, हिंदी भाषा के पक्षधर वो थे, मतलब अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हमको देखने को मिलेगा आगे, तो वो इसी के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो डॉक्टर लोहिया जो थे उन्होंने हमेशा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से अधिक हिंदी को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षित और अशिक्षित जनता के बीच की दूरी पैदा करती है, और वे कहते थे कि हिंदी के उपयोग से एकता की भावना और नए राष्ट्र के निर्माण से संबंधित विचारों को बढ़ावा देता है। तो इसलिए वो हिंदी भाषा के पक्षधर हुआ करते थे। साथ में देखें सार्वजनिक जो विचार है उसकी बात करें तो डॉक्टर लोहिया सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक थे। इन्होंने जाति एवं वर्ग के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की। इनका मानना था कि जाति रूढ़िवादी शक्ति का प्रतीक है और जड़ता को बढ़ावा देती है, जिसके कारण समाज पुरानी परंपराओं तथा जो पुरानी परंपरा है उस पर चलने के लिए विवश होता है। जबकि अगर बात करें तो वर्ग परिवर्तनशील शक्ति का प्रतीक होता है और जो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। लोहिया जी का कहना था कि जातियां जो है धीरे धीरे शिथिल होकर वर्ग में बदल जाती है तथा वर्ग सुसंगठित होकर जातियों का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन चक्रीय क्रम में होता रहता है। तो इसलिए उनका एक प्रकार से सामाजिक विचार हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो विचार है वो देखने को मिलता है जाति प्रथा का विरोध। तो लोहिया जी के द्वारा यहाँ पे अगर देखें तो जात पात के घोर विरोधी वो हुआ करते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में भी सुझाव दिया और रोटी और बेटी के माध्यम से इसे समाप्त किया जाने की बात कही। मतलब क्या है कि वे कहते थे कि सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर अगर खाना खाएंगे और उच्च वर्ग के लोग निम्न जाति की लड़कियों से अपने बच्चों की शादी करेंगे तो इससे क्या होगा। इस प्रकार उन्होंने जो है अपनी एक प्रकार से यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी में उच्च पदों के लिए हुए जो चुनाव है उसमें टिकट निम्न जाति के उम्मीदवारों को दिया और उन्हें भी प्रोत्साहन दिया। मतलब वो चाहते थे कि निम्न जाति के लोग भी एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित किया जाए और वो ऊपर आकर मतलब एक प्रकार से विषमता का जो माहौल है उसको कम कर सके। और वे चाहते थे कि बेहतर स्कूली जो सरकारी स्कूलों है उसकी स्थापना हो जो सभी को शिक्षा का जो है समान अवसर प्रदान करे। तो इस प्रकार से यहाँ उनका ये सारे विचार हमने देखे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे कि सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है जैसे अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हमको 1957 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब लोहिया जी जानते थे कि जो विधायिका है, विधायिका मतलब जो कानून बनाती है, कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूट करती है और न्यायपालिका मतलब जो चेक एंड बैलेंस करने का काम करती हैं इनके कानूनों का। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको नल एंड वॉइड करने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, इसमें अंग्रेजी का प्रयोग आम जनता की प्रजातंत्र में 100% भागीदारी के रास्ते में बाधा बन सकता है, ऐसा उनका मानना था। इन्होंने एक प्रकार से इसे सामंती बताते हुए इसके प्रयोग के खतरों के बारंबार जो आगाह है मतलब एक प्रकार सचेत किया और बताया कि मजदूरों, किसानों और शारीरिक श्रम से जुड़े जो आम लोग हैं उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। तो अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित यहाँ हमको देखने को मिलता है अंग्रेजी हटाओ आंदोलन यहाँ पे इनके द्वारा शुरू किया गया। और उन्होंने लिखा था कि यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाया जाए जिसे देश के करोड़ों आदमी ना समझ सके तो केवल एक प्रकार का ये जादू टोना माना जाएगा, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। और दुख की बात यह है कि जो लोहिया जी थे उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन यहाँ पे देख सकते हैं 1957 में देखें तो हिंदी का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की और इसी के तौर पर उसको देखा जा सकता है। जबकि लोहिया जी ने बार बार यह स्पष्ट किया था कि अंग्रेजी हटाओ का अर्थ हिंदी लाओ कदापि नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति और उनके प्रयोग की खुलकर वकालत की थी। उनके अनुसार अंग्रेजी हटाओ का अर्थ था मातृभाषा को लेके आओ, मतलब मातृभाषा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए, उनके द्वारा ये बोला गया था। और भारतीय राजनीति का एक प्रकार से जो बिंदास चेहरा रहे राम मनोहर लोहिया ने 50 के दशक में ही भांप लिया था। उन्होंने लोकसभा में बल देकर अपनी बात रखते हुए कहा था कि अंग्रेजी को अगर खत्म कर दिया जाए तो मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो।
और लोक भाषा के बिना लोक राज्य असंभव है। मतलब सभी जो क्षेत्रीय भाषा है उनको बढ़ावा दिया जाए, अंग्रेजी को खत्म किया जाए। और कुछ भी हो, अंग्रेजी हटानी चाहिए, हटनी चाहिए। उसकी जगह कौन सी भाषाएं आती है यह प्रश्न नहीं है, परंतु अंग्रेजी हटनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और हिंदी और किसी भाषा के साथ आपके जो मन है उसमें जो भी हो या जो भी भाषा आए उसका प्रयोग करो, लेकिन अंग्रेजी का नहीं, अंग्रेजी को हटाना ही पड़ेगा। और वह भी एक प्रकार से जल्दी करना चाहिए। अंग्रेजी गई तो अंग्रेजी, मतलब अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो ये अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है, गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी ये इनको माना जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इनके ही अथक प्रयासों से हमको जो है कांग्रेस मतलब सेंट्रल लेवल पर पहले तो 1967 में, स्टेट लेवल पर 9 राज्यों में हमको कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ 1977 में आपको सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी इनको माना जाता है। देश में गैर कांग्रेसवाद की अलग जगाने वाले जो महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता के रूप में राम मनोहर लोहिया जी को जानते हैं। और दुनिया भर के सोशलिस्ट जो है एकत्रित होकर एक प्रकार से मजबूत मंच बनाए, मजबूत प्लेटफॉर्म बनाए। लोहिया जी भारतीय राजनीति में एक प्रकार से गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी माने जाते हैं। 1967 में हम देखें तो देख सकते हैं कई राज्यों में, यानी कि टोटल 9 राज्यों में हमको गैर कांग्रेसी सरकार देखने को मिलती है। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार हमको केंद्र में भी देखने को मिलती है। तो लोहिया जी मानते थे कि अधिक समय तक सत्ता में रहकर कांग्रेस एक प्रकार से अधिनायकवादी हो गई है और वह उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ। तो इस हिसाब से देखें तो इसका हमको जो है आउटपुट या परिणाम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसी कथनी वैसी करनी यहाँ देखने को मिलता है उनके द्वारा, यानी कि लोहिया जी के समाजवाद जो आंदोलन है उसकी संकल्पना के मूल में यानी बेस में अनिवार्य रूप से विचार और कर्म की उभय जो उपस्थिति है वो भी थी, जिसकी मूर्ति स्वरूप अगर देखें तो वो खुद यानी कि डॉक्टर लोहिया जी खुद थे। और आजन में ठीक है उन्होंने कर्म और विचार की इस संयुक्ति को अपने आचरण और जीवंत उदाहरण में प्रस्तुत किया। इसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो तमाम व्यक्तित्व है उन्हीं की तरह लोहिया जी भी काफ़ी उससे प्रभावित थे। और इसी की अनुसार अगर देखें तो काफ़ी बार जेल भी गए और काफ़ी यातनाएं भी उनके द्वारा सही गई। आज़ादी से पूर्व हम देखें तो कांग्रेस के भी जो है कांग्रेस के भीतर उनका सोशलिस्ट ग्रुप था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को अगर देखें तो अंग्रेजों से मुक्ति पाने पर वे एक प्रकार से खुश तो थे, लेकिन जो भारत का विभाजन हुआ था उसकी कीमत पर एक प्रकार से जो है जो खुशी है उनके द्वारा पाई गई थी। स्वतंत्रता के कारण जो है नेहरू और नेहरू के कांग्रेस से उनका रास्ता हमेशा के लिए अलग हो गया, ऐसा हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है मौलिक एवं ठेठ देसी चिंतक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये हमको देखने को मिलता है जब वो एक प्रकार से पीएचडी करके आते हैं 1932 में जर्मनी से। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो राजनेता है, राजनेताओं में लोहिया जी मौलिक विचारक थे। लोहिया जी के मन में भारतीय गणतंत्र को लेकर काफ़ी ठेठ देसी सोच थी और अपने इतिहास अपनी भाषा के संदर्भ में वे एक प्रकार से कतई या बिल्कुल भी पश्चिम से कोई भी सिद्धांत उधार नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, कोई भी मतलब एक प्रकार से पश्चिम से कोई भी सिद्धांत वो उधार नहीं लेना चाहते थे। और साथ में इसी के लिए 1932 में जब जर्मनी से वो पीएचडी करके आते हैं, पीएचडी को उपाधि लेकर आते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो उनके द्वारा अंग्रेजी हटाओ का आह्वान किया जाता है, जिसके तहत अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, 1967 मतलब जो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1957 में देखने को मिलता है। इसके बाद देखें हम तो कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे हमको देखिए यहाँ पे राजनीतिक शुचिता के पक्षधर थे वो। मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो लोहिया जी राजनीति की गंदी जो गली है उसमें भी एक प्रकार से उनका शुद्ध आचरण देखने को मिलता था। वे एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से खुलेआम त्यागपत्र की मांग की। ठीक है, अब आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो त्यागपत्र की मांग की वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, तो ऐसा हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए हमको कर्मवीर, तो यहाँ देख सकते हैं जो लोहिया जी थे वो केवल चिंतक नहीं थे बल्कि कर्मवीर थे। उन्होंने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। 1942 की अगर बात करें तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और 1946 में गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसके तहत उनको काफ़ी यातनाएं भी सहनी पड़ी। बाद में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन भी हमको देखने को मिलता है। तो वो एक प्रकार से चिंतक के साथ साथ कर्मवीर भी हुआ करते थे। इसके अलावा भारत विभाजन में लोहिया के जो विचार है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो उस समय एक प्रकार से अगर देखें तो ऐसी घटनाओं और स्थितियों का जिनके प्रति एक आम जो भारतीय नागरिक थे उनके मन में बहुत स्पष्ट और तार्किक व्याख्या नहीं थी। लोहिया जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गिल्टी मैन एंड इंडियाज पार्टीशन। मतलब क्या था, भारत विभाजन के गुनहगार।
इसमें एक प्रकार से परत दर परत जो है रहस्यों को खोला गया उनके द्वारा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय के पूरे आंखों देखे इतिहास को हम नहीं, बल्कि उसके एक सक्रिय जीवन पात्र रहे लोहिया जी की बातों को आज़ाद भारत में सत्तारूढ़ दल द्वारा एक विपक्षी नेता की जो है खींच से ज़्यादा नहीं समझने दिया। मतलब एक प्रकार से उनका काफ़ी यहाँ पे अनदेखा किया गया, विरोध किया गया एक प्रकार से। जबकि सच्चाई यह थी कि सत्ता हस्तांतरण के खेल की असलियत संग्रहालय में दफन दस्तावेजों से ज़्यादा लोहिया जी जो थे नेताओं, मतलब लोहिया जी जैसे नेताओं को भी मालूम थी, जिसके होते हुए उनकी आंखों या उन्होंने अपनी आंखों से इसको देखा था। तो ये हमको देखने को मिलता है। भारत विभाजन से संबंधित उनकी एक पुस्तक थी, तो याद रखना आपको, गिल्टी मैन एंड इंडियाज पार्टीशन। कुछ इनका साहित्य देख लेते हैं। साहित्य मतलब उनके द्वारा कुछ लिखा गया है, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ रचनाएं हैं हमको देखने को मिलती हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी हटाओ, साथ में इतिहास चक्र हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो देश विदेश नीति के कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प है, भारत विभाजन के गुनहगार। इसके अलावा मार्क्सवाद और समाजवाद हमको देखने को मिलता है। राग है, जिम्मेदारी की भावना, अनुपात की समझ। इसके अलावा संसदीय आचरण, हिंदू बनाम हिंदू हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण, आह्वान, समाजवादी चिंतन, सम दृष्टि देखने को मिलता है, समलक्ष्य, संबोध, ये बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। संपूर्ण और संभव बराबरी और दूसरे भाषण, ये सारे उनकी रचनाएं और कुछ लेख देखने को मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे हमने जो है लोहिया जी के बारे में विस्तार से जाना। कुछ जानकारी हम फिर से रिवाइज देख लेते हैं एक प्रकार से, हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक जो है पिक्चर क्लिक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए बेसिक चीज़ें हमने जानी उनके बारे में, राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। और ये एक प्रकार के भारतीय राजनीतिक विचारक है। ठीक है, और यहाँ देखिए उनके परिचय से संबंधित कुछ विभिन्न घटनाएं उनके जीवन की वो देखें हमने। इसके अलावा उनके विचार देखें, समाजवाद देखें, समर्थक, लोकतंत्र के समर्थक, विकेंद्रीकरण पर बल, हिंदी भाषा के पक्षधर, सार्वजनिक विचार, जाति प्रथा। उसके अलावा जो नवीन समाजवाद है उसके निर्माण में उनके द्वारा जो है 7 क्रांतियों का वर्णन किया गया, तो वो भी हमने देखें। फिर अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के बारे में देखा, गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसी कथनी वैसी करनी, मौलिक एवं ठेठ जो है देसी चिंतक के रूप में उनका जाना, राजनीतिक शुचिता के पक्षधर थे, कर्मवीर, और भारत विभाजन के समय उनके विचार और कुछ उनका साहित्य लेखन और रचनाओं के बारे में हमने यहाँ पे जाना है। तो इस प्रकार हमारा जो है भारतीय राजनीति के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए हम जो है यहाँ पे आपको एक चैनल और एक ग्रुप देखने को मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे एक चैनल देखने को मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। और एक और आपको मिलेगा उत्तर लेखन विशेष, तो उसमें आपको कंप्लीट जो है MPPSC से संबंधित नए सिलेबस को लेकर यहाँ पे उत्तर लेखन का काम कराया जाता है, पूरा अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, जो कमी है वो सारी चीज़ बताई जाती है, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग उससे जुड़कर जो है एक प्रकार से लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी जुड़िए आज ही से और अपना जो है प्रकार से उत्तर लेखन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चलना है। और लेक्चर पसंद आया तो आपको लाइक करना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ आपको बताना है, कुछ सुझाव देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।